नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीमली टैलेंटेड पंकज सर। वी हैव विद अस रवि सर, जिनका और उनकी फिल्मों का नेशनल अवार्ड से पुराना नाता है और अपनी फिल्मों से कमाल कर दिखाने वाले विनोद सर और संदीप सिंह। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था, पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने वाली हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे 3 ही हैं। बस 3 टिकट तो हमारा कंफर्म हो गया। इंटरव्यू के पहले ही 3 टिकट हमने बेच लिए। एक्चुअली ये पहली बार इंटरव्यू में ऐसा किसी ने बोला है, तो देन बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और भाई साहब 19 जनवरी को सब लोग यही फीलिंग के साथ में जानो जी। तो ट्रेलर लॉन्च के दरमियान आपका पूरा परिवार था और काफ़ी इमोशनल भी नज़र आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे मिले, उसके बाद जब परिवार के साथ मिले, क्या रिएक्शन था उनका और क्या कुछ बातें हुई? नहीं, अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया सबको, हमारे घर में भी, हमारे गांव पे भी, हर किसी को। तो अच्छा ही है, सब अच्छा है। एक ऐसे व्यक्तित्व का आप निभाते हो पर्दे पे, तो पूरी जिंदगी भर उनके जो अच्छाई है वो रहती है। एक ऐसी सीख इस किरदार से आपने ली, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं भीतर से लोकतांत्रिक हुआ हूँ ये किरदार करके। भीतर से लोकतांत्रिक होने का तात्पर्य कैसे कहूँ कि हम मान लीजिए मैं आपसे नाराज हूँ और हम पब्लिक लाइफ में वो नाराजगी दिखाएंगे नहीं, लेकिन भीतर रखेंगे। तो मैं अब भीतर अपने अंदर भी किसी के प्रति नाराजगी नहीं रख सकता हूँ, कोई गलत करे तो भी। ये अटल जी के किरदार ने मुझ में बदलाव किया है। भीतर से लोकतांत्रिक होना इसी को कहते हैं। बिल्कुल। सर या रवि सर, आपने जो पहले बाल गंधर्व बनाई थी, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था, बायोपिक थी। एक अलग बायोपिक बनाने जा रही, विजन जो है इस तरह का, जो पॉलिटिशियन का किरदार जब आप पर्दे पे दिखाते हो, कितना बदल जाता है, और जब पंकज जी जैसे एक्टर हो तो कितना काम आसान हो जाता है? आई थिंक हर चीज़ को आसान करना ही मुश्किल होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को आसान करूँ। तो बेसिकली जैसे आपने कहा, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है। मेरे लिए जो भी इंसान इंस्पायर करता है वो भारत का नागरिक होता है और उसका प्रोफेशन अलग हो सकता है। कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, पर जो भी इंस्पायर कर रहा है हम सबको, वो हमारा हीरो है। अटल जी राजनीति में थे, उसके पहले वो पत्रकार थे, उसके पहले वो कवि थे। तो इनकी इतनी अलग अलग छवियाँ हैं और इतना इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि एज ए कलाकार, मैं ऐसे कलाकार की फिल्म कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब सोचिए कितने कम कलाकार हैं जो दुनिया में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बहुत ही कम, मुझे लगता है हार्डली 1 और 2। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए, उनकी कविता, उनके भाषण और उन्होंने सबको साथ में लेके जो एक पूरे देश के लिए जो काम किया, वो दिखाना इम्पोर्टेंट था। वो दिखाते दिखाते उनका खुद का व्यक्तित्व कैसा था, ऐसा सामान्य वो इंसान कैसे थे, उनके इमोशंस क्या थे, उनकी मानसिकता क्या थी, वो डिसीजन लेने के पहले, वो भी दिखाना इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये सब दिखाते वक्त ये भी मन में रखना बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये फिल्म है, ये फिल्म लोग देखने आएंगे, उनको ये फिल्म एंजॉय भी करनी है। तो ये सब साथ में लेके आई थिंक इसको सिंप्लीफाई किया गया है, जो लोगों को देखते हुए लगेगा यस हमारे घर के, हमारे गांव के कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये वो फीलिंग इस फिल्म में देख के आएगी। और जब पंकज जी जैसे एक्टर ऑन बोर्ड होते तो कितना काम आसान हो जाता है निर्देशक? आई थिंक वो ब्लेसिंग होता है, कभी अच्छे काम किए होंगे पहले, कभी इसलिए ऐसे कलाकार मिलते हैं काम करने के लिए। नहीं, जेन्युइनली जब लॉकडाउन था ना, तब तो मालूम नहीं था ऐसी फिल्म बनने वाली 2 साल बाद। पंकज जी घर से ना आई थिंक कुछ वीडियोस करते थे, मैं देखता था, कविताएं पढ़ते थे या कहानियां सुनाते थे, वो मैं हमेशा देखता था। सपने भी नहीं सोचा था कि 2 साल के बाद मैं इनके घर पे होऊंगा, उनके साथ काम करूंगा। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग है इतने अच्छे कलाकार के साथ और इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल कला के साथ काम करने को मिल मौका। आई थिंक ये कुछ तो डेस्टिनी होगी, पहले जन्म की बोलते हैं ना, 7 जन्म होते होगा, ऐसा कुछ होगा वो। विनोद सर और संदीप जी, आपसे सवाल है। एक अलग कॉम्बिनेशन है, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, पंकज जी और रवि सर। कैसे दोनों आउटपुट आए और किस तरह से ख्याल है, आप दोनों से जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग तो एज अ स्टूडियो और जब हम लोग मिले भी थे तो ये था कि ये फिल्म हमने नहीं चुनी है, इस फिल्म ने हमको चुना है। तो एक ब्लेसिंग है कि अटल जी की फिल्म को प्रोड्यूस करना भी। एंड फिल्म बनाने के बाद में तो ये जब हम सबने फिल्म देखी तो इतना भावुक हो गए कि ये इसके बेहतर हम लोग और फिल्म बना पाएंगे कि नहीं इसके बाद में, मतलब इस विषय पे या इस कदर के किसी ऐसे इंसान पे भी जिसने पूरी लाइफ अपने हम सब के लिए दे दी, पूरी यूज़ उन्होंने उसी तरीके से। और क्या मतलब उतनी ही सिंपल
कभी बोलने वाला आदमी ने बम भी बना दिया, न्यूक्लियर पावर बना दिए। पाकिस्तान के साथ में एक तरफ दोस्ती है, लेकिन जिस दिन कारगिल पे उन्होंने कुछ किया तो देन ही हैड दैट स्टील मैन थे, उन्होंने वो भी करा। मैंने बोला कि बॉस ऐसा तो होगा नहीं। तो आई थिंक ऐसे जब लीडर, अगर जिस देश में जिनकी नींव उन लीडरों ने रखी है, वो देश इतना सुपर पावर बन जाएगा, जो बाकी हम लोग अब सब, आज मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, सब लोग जो कर रहे हैं, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव अटल जी मार्गदर्शन फ्रॉम दैट टाइम। संदीप जी। 2020 से मतलब अटल जी की बट ऑब्वियस कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, पर देखी नहीं है आजकल के लोगों ने। और क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल्स बहुत देखता हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है और पता भी है। पर जब ये 2020 से कहानी दिमाग में आ रही थी, उससे पहले नहीं आया था। और तब विनोद के पास में गया और मैंने बोला, विनोद बहुत सारी फिल्में मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और हम दोनों फिल्म बनाएं साथ में। तो विनोद ने ग्रीन पेन से जो मार्क किया, टिक किया, वो इनकी बायोपिक थी। और उसके बाद इट वाज अ ब्लेसिंग कि पंकज जी ने हाँ बोला, क्योंकि अगर पंकज जी नहीं हाँ बोलते तो ये फिल्म कभी नहीं बन पाती। ये 100% तय है, क्योंकि हमारे पास मुझे लगता है हिंदुस्तान में यही एक ऐसी फिल्म है जिसका कोई दूसरा ऑप्शन एज एन एक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो विनोद और मैं हमेशा उस बात को लेकर टेंशन में रहते थे कि ये हाँ बोलने चाहिए बस। तो उस पर, और उसके बाद मुझे ये बात बोलनी है कि काफ़ी लोगों ने बोला, एक्सेप्ट मुझे लगता है कि पंकज जी को मैंने फ़ोन किया था कि सर रवि यादव जी को हम ले रहे हैं एज ए डायरेक्टर, तो इसे अरे बहुत ही अच्छा। और मैं और विनोद और पंकज जी के अलावा बाकी जितने लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला कि अरे तूने एक मराठी डायरेक्टर को क्यों ले लिया है, एक उत्तर प्रदेश के इतने बड़े इंसान के बारे में, इतने बड़े प्रतिभाशाली नेता को ऐसा क्यों गलती कर रहे हो, वापस वही गलती कर रहे हो तुम। मैंने बोला भाई वो मराठी डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर हैं और उनका एक विजन है, वो कहानी कहना जानते हैं बहुत ही अच्छे से। और वो बहुत रवि सर के एक चीज़ से बहुत डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड है। और इतने डिसिप्लिन मुझे लगता है बॉलीवुड में 2 ही लोग हैं, एक अक्षय कुमार और एक रवि यादव, जो पूरी यूनिट को 6 बजे उठा देते हैं। तो इनका टाइमिंग होता है 6 बजे से लेकर 4 बजे तक, खूब दिल से काम करते हैं, उसके बाद ये थाने भाग जाते हैं। तो डिसिप्लिन और प्यार जो सिनेमा से होना चाहिए ना, वो हम चारों में वो एक कॉम्बिनेशन है, और तभी ये सिनेमा हम बना पाए और अब लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और आप ही पंकज जी के पास गए थे, आई एम नॉट रॉन्ग, कन्विंस किया? नहीं, पंकज जी की एक बहुत बड़ी खूबी है, उनको मुझे लगता है कि आई डोंट नो, ये मेरे साथ तो वो हमेशा यही करते हैं। मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया आप हैं बॉम्बे में? अभी तो नहीं हूँ। क्यों बताओ? तो बोला नहीं मुझे आना था घर पे, तो मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ही डजंट से कि मेरे मैनेजर को कॉल कर लो, मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लो, ये खुद ही मैसेज कर देते हैं। हिंदी में एक मैसेज आता है, भैया जब वक्त हो मैं इतने तारीख तक घर पे हूँ, आ जाइएगा। और फिर मैं वहाँ जाता हूँ और ये खाने वाने की तैयारी करके रखते हैं। उसी मैंने खाने का फ़ायदा उठाया और मैंने बोला कि सर मैं चाहता हूँ कि अब एक फ़िल्म हम लोग साथ में करें, और ये वो फिल्म है। तो इन्होंने मतलब हाँ बोला भी नहीं, ना भी नहीं बोला, पर मुझे ये लग गया था इनकी बातों से। बाद में जब ये हम फ़ोन पे बातें करते थे कि ये तैयारियां शुरू कर चुके हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। क्योंकि ये अचानक इनका फ़ोन आता था, संदीप, जैसे होता है ना इनकम टैक्स का फ़ोन आता है, वैसे इनका फ़ोन आता, संदीप एक किताब भेजना, तो मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ दिल्ली में। तो मैंने अच्छा ठीक है। तो वो किताब मैं और विनोद फिर भेज देते थे, और ये भी बहुत सारी चीज़ें खरीदे। और पंकज जी पढ़ते बहुत हैं, वो कब पढ़ते हैं वो आज तक मुझे लगता है घर वालों को भी नहीं पता है, वो पढ़ते ज़रूर हैं। लेकिन जी, उन्होंने कहा भी था पंकज सर ने कि मैं इस विषय पे अब किताब लिख सकता हूँ ट्रेलर लॉन्च पे। सर, जब एक ऐसे महान किरदार को आप निभा रहे हो जिनको करोड़ों जनता प्यार करती है और हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि फिल्म कैसी बनेगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है और कितना ध्यान रखा गया है, किन बातों का ध्यान रखा गया? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर सिनेमा बनाना, जिनके असंख्य हजार किस्से हर किसी को पता है और जितना विराट जीवन है। तो ये जिम्मेदारी थी कि हम लोग जस्टिस और न्याय कैसे करेंगे। 2 घंटे में अटल जी जैसे व्यक्तित्व की कहानी कहना लगभग असंभव है। वो तो धन्यवाद रवि जी का, जो कहते भी हैं कि ये समझिए कि अटल जी के जीवन का एक रील है। ये भी हमें सुनने को मिलेगा फिल्म आने के बाद, आपने वो तो दिखाया नहीं, आपने वो किस्सा तो डाला ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति इतना बड़ा है ना कि जितना बनाओ जितना दिखाओ आपको लगेगा कुछ अभी बच गया है। हम 2 घंटे की कहानी में सब कुछ नहीं कर सकते, पर एक फिल्म के रूप में कि उसका एक बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो, उनके जीवन के कुछ हाई पॉइंट्स हो, उनके जीवन की बनने की प्रक्रिया हो। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता और कवि को दुनिया जानती है,
और उस व्यक्ति, उस बच्चे को जो बटेश्वर से चला था, वो हमारी फिल्म बताएगी। क्या बात है सर। रवि सर, आपसे सवाल है, जब पंकज जी के जो आपने कैमरा में उन्हें कैद किया है, जिस तरह से दिखाएंगे वो तो हम देखने वाले हैं, ऑफ द कैमरा उनके बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, आपने नोटिस की हो? बहुत सारे किस्से, बट एक्चुअली कितने शेयर हुए मुझे मालूम नहीं। बता सकते हैं? मुंबई में थिएटर में शूट कर रहे थे, जहाँ पे गाड़ी का कहाँ पार्किंग नहीं था हमारे पास, और उनकी गाड़ी आई थिंक 2-3 किलोमीटर की दूर वैनिटी वैन थी। तो दिन भर तो हमारे साथ थे, बिकॉज बोले मैं वैनिटी में नहीं जाऊँगा, अभी मैं यहाँ ही रुकूंगा। लेकिन जब पैकअप हुआ तो किसी एक बाजू में कोई स्कूटर वाला जा रहा था, उसको रुका के उसके पीछे बैठ के वैनिटी तक गए थे, और पूरी मुंबई में सबके सामने। आज उनको मैं मिलने के लिए लाखों लोग खड़े हुए थे, बट वो खुद स्कूटर पे एक हेलमेट पहन के या ऐसा ही कुछ कपड़ा लगा के वहाँ जाते थे। तो बहुत, अब ये खुद योगा करते हैं, एंड किसी को सेट पे काफ़ी बार ऐसा होता है, किसी की पीठ दुख रही है तो ये खुद चालू होते थे, एक सो जा यहाँ पे, यहाँ ऐसे कर जा, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ऐसा एक्सरसाइज को। तो ये हमने काफ़ी बार देखा हुआ है, और मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि कभी ऐसे लगा नहीं कि कोई स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक भी दिन नहीं लगा। हमको ऐसे लगे कि हमारा ही एक अनुयायी है, हमारे साथ का काम करने वाला है, जो हमारे साथ है हमेशा। वो फील था, इसलिए आई थिंक इस सब ने मिलकर, कोई अकेला आदमी कोई कभी फिल्म नहीं बना सकता। आई थिंक इस फिल्म के लिए सभी लोग जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, देन हमारे निर्माता है, एक्टर्स है, क्रू है, वहाँ के लोकेशंस के लोग थे, एवरीबडी, वहाँ के लोकल लोग भी इतने आते थे, अब इतने कि अलग अलग बातें बताते थे हमको अटल जी के बारे में। जब हम यूपी में शूट कर रहे थे, लखनऊ में शूट कर रहे थे, वहाँ के लोकल लोग आते थे, ऐसा यहाँ आए थे, वहाँ आए थे। तो ये सब ने मिलकर बहुत प्यार से बनाए हुए फिल्म है। हमारा डीओपी लॉरेंस 50 दिन पूरी शूटिंग में सिर्फ केला खाया। मैं खिचड़ी खाता था और लॉरेंस केला खाता था, और कुछ नहीं। और आप देखिए क्या सिनेमेटोग्राफी, विजुअल क्रिएट किया, ट्रेलर में अनुमान दिख ही रहा होगा। सिर्फ केला खाता था बेचारा, उसके डॉली में कैमरे के नीचे केला चार पड़ा हुआ है। तो सब ने बहुत परिश्रम किया, प्रोडक्शन डिजाइनर से लेकर टीम, असिस्टेंट, राइटर, डायरेक्टर, कलेक्टिव काम है। फिल्म एक सामूहिक प्रक्रिया है। हम एक्टर का चेहरा दिख जाता है तो लगता है हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म नहीं है। जितनी हमारी फिल्म है उतनी विनोद जी की, रवि सर की, संदीप की, उन तमाम लोगों की जो इससे जुड़े हैं। हम तकरीबन 150-200 लोग और एक 180-90 पन्नों की स्क्रिप्ट और इनके अकाउंट से बहुत सारा पैसा लेके चले गए थे ग्वालियर और लखनऊ और दिल्ली और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, और कुछ बना रहे थे। और उस परिश्रम का नतीजा 19 जनवरी को सिनेमाघरों में दर्शकों तक पहुंचेगी। बिल्कुल। मैंने मनोज सर से रिसेंटली बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि अच्छी अगर फिल्म बने तो ये ऑडियंस का दायित्व होता है कि वो थिएटर में जाकर देखे। आजकल हर हफ्ते हम 1000 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की बातें सुनते हैं। क्या इस करोड़ों की आंधी में अच्छी जो सिनेमा या अच्छी कहानी है सर्वाइव कर पाएगी, या सिर्फ OTT तक सीमित रह जाएगी? देखिए जी, बाजार में ना शुद्ध देसी घी भी बिकता है और नशे के सामान भी बिकते हैं। तो अब ग्रहण करने वाले पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या खाना है। तो कभी भी कीमत से अच्छी और बुराई का निर्णय नहीं हो सकता है। वो दर्शकों को पता है, उनको जो ग्रहण करना होगा, जो उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, वो करेंगे। जहाँ तक इसको एक्सटेंशन अगर करूँ तो ये होगा कि अवेलेबिलिटी, तो ये बड़ी रिलीज़ कर रहे हैं। इट बी अराउंड 2000 स्क्रीन्स ऑल इंडिया एंड ओवरसीज भी होगी। तो ये जो ओवरसीज भी होगी। ओवरसीज, वाह क्या बात है। तो क्योंकि लोग, कितने लोग जो यहाँ पे इंडिया से दूर रह रहे लेकिन हैं देश के नज़दीक, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह, वो देखना चाहेंगे कि भारत को इस तरह से, मतलब इट्स जर्नी ऑफ 70 ईयर्स, तो भारत की जर्नी भी दिख रही है उसमें। तो आई थिंक उन लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा कि सिनेमाघर में फिल्म दिखेगी। तो यहाँ पे भी हम लोग ने अवेलेबिलिटी तो कर दी है। अब इट्स अबाउट सच्चा घी चाहिए या आप देख लीजिए। सेम व्हाट्स योर टेक? क्योंकि डायरेक्टर हो तो आपका देसी घी बिना ब्रांडिंग के भी बिक जाता है। एक्चुअली पंकज जी ने इतना अच्छा उसका आंसर दिया ना, जो उन्होंने लाइन बताई, आई थिंक वो ब्यूटीफुल थी। तो आई थिंक दैट्स द आंसर। दिमाग में मैं भी सोच रही थी, हेडलाइन तो मिल गई। देखिए 200, 500, 1000 करोड़ अगर सोचना होता तो मैं और विनोद इस फिल्म पे साथ में आते ही नहीं। हमें लोगों की सोच बदलनी थी, हमें एक प्रेरित करने वाली फिल्म बनानी थी, और हमने एक हिंदुस्तान के आज के टाइम के मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे फेवरेट एक्टर बलराज साहनी और संजीव कुमार थे पहले, और उसी लेवल पे पंकज जी हैं, उनके साथ काम किया है। और हम बॉक्स ऑफिस के लालच में फिल्म नहीं बनाए हैं,
उसके बाद जनता पर है। एंड आई थिंक वो कैलकुलेशन के साथ तो विनोद हमने फिल्म सोचा ही नहीं, बनाया ही नहीं। तो जो लोग 200-500 करोड़ सोच रहे हैं वो उनको मुबारक हो। हम अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। विनोद सर, हमने तो पहले भी बात की है बंदा के वक्त, आपकी सिनेमा हमें पता है। व्हाट डूज और डोंट भानुशाली प्रोडक्शन की तरफ से आपसे कोई भी फिल्म चुनते हुए? आई थिंक डूज आर दैट हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और फिल्म्स बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो उनके लिए जो भी हमारी कोई फिल्म देखेगा तो उससे कुछ अच्छा सीख के जाएगा तो बेटर है। डोंट्स आर दैट वी विल नेवर प्रमोट ड्रग्स एंड अदर स्टफ, उस तरीके से कोई भी चीज़ हो या फिजिकल अब्यूज़ वगैरह के जिसको लोग बोले कि हाँ अगर फिल्म में दिखाई गई तो सच होगा या कूल है, ये दिस आर द डोंट्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म आप जब बनाते हो तो आप जिम्मेदारी के हिसाब से बनाओ कि जब आप हीरो डायरेक्टर आपका खुद का सबका विजन होता है और आपको जो बात कहनी है वो आपको अच्छी ही बात करनी चाहिए, जिससे कुछ न कुछ कभी लोग मिलेंगे, अरे आपकी वो फिल्म देखी, जैसे अभी आपने बताया कि बंदा देखी तो आपको याद रह गई और आपको अच्छी लगी पिक्चर वो। तो अब हम चाहेंगे कि अटल के बारे में भी लोग ऐसे ही कहें कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी आपने और बहुत ही नेक सोच था, इंटीग्रिटी के साथ में फिल्म बनी थी और वैसी ही फिल्म बनी। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बातें होती है। जब 95% लोग जहाँ पे फिल्म की तारीफ करते हैं तो 5% बोलेंगे ये जो एक्शन है वो अटल जी की तरह नहीं है। ऐसे ट्रोलर्स को किस तरह से आप देखते हो? अटल जी, मैंने पहले आपको बिगनिंग में बोला कि भीतर से लोकतांत्रिक हुए हैं, तो अटल जी का मानना था कि जो हमें नापसंद करते हैं हम उन्हें भी पसंद करते हैं। क्या बात है। चलो इसी बात पे थैंक यू सो मच, आपसे सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू मैं अटल। थैंक यू।